वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पॉलिटी का क्विक रिवीजन सीरीज ये है हमारा, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे महान्यायवादी की। ठीक है, अब महान्यायवादी से रिलेटेड क्या कुछ पॉलिटी में है, क्या कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप हैं। सो ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है इसको ज़रूर आप फॉलो करें। सिमिलरली इंडियन हिस्ट्री का भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज उसको स्टार्ट किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिला तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्याख्या की गई है। सो आर्टिकल 76 इसको याद रखना है, इसमें ही महान्यायवादी के बारे में सारी बातें गिवन हैं। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसके अलावा अगर बात करें महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल की, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं इसकी नियुक्ति। ठीक है, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि इंडियन सिटीजन उसका होना ज़रूरी है और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। सो 5 साल कम से कम उसने काम किया हो उच्च न्यायालय में, या फिर किसी अगर हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है, उच्च न्यायालय में वकालत का उसने अगर 10 साल का अनुभव प्राप्त किया हो। सो या तो किसी हाई कोर्ट में वो 5 साल, ठीक है, 5 साल एज अ जज उसने काम किया हो, अदरवाइज 10 साल का उसको एक्सपीरियंस हो एज अ लॉयर। ठीक है, अगर ऐसा है, या फिर भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको महान्यायवादी के रूप में निर्वाचित किया, मतलब उसको चुना जा रहा है, वो न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति है, तब भी ये हो। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है। तो 3 रिक्वायरमेंट यहाँ पर हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 76 पैरा 1 की बात करें तो इसमें बात करी गई है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्ता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, सो राष्ट्रपति जो हैं वो अपॉइंट करेंगे किसको? महान्यायवादी को। ये वाली चीज़ किस में दे रखी है? आर्टिकल 76(1) में। वहीं आर्टिकल 76 सेकंड की बात करें सो महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। सो या तो वो सारे काम जो राष्ट्रपति इसको बोले करने के लिए विधि से रिलेटेड, वो सारे ये इसको करने ही हैं। दूसरी बात ये जो है भारत सरकार को विधि के मसलों पे एडवाइस भी कर सकता है, तो एडवाइस करने का काम भी इनका है। 76(3) की बात करें सो इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। मतलब किसी भी कोर्ट में वो प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकते हैं, सुनवाई का अधिकार इनको मिलता है। इसके अलावा 76(4) की बात करें सो महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति इनको अवधारित करें, यानी कि राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि कितना इनको पारिश्रमिक मिलेगा, यानी कि पे आउट मिलेगा, और
मतलब कितने टाइम तक ये रहेंगे, तो दोनों ही चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन वो मतदान का अधिकार नहीं रख सकता है। मतलब वो शामिल हो सकता है लेकिन मतदान वोटिंग नहीं कर सकता। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 165(1) की बात करें सो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाअधिवक्ता नियुक्त करता है। सो महाअधिवक्ता से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 165(1), जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि जो किसी भी स्टेट का राज्यपाल है, ठीक है, वो किसको अपॉइंट करने की वो रखता है, पावर रखता है, वो है आपका महाअधिवक्ता। ठीक है, अब उसके लिए उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो बनने की योग्यता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति में। वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, यानी कि महाधिवक्ता जो है वो राज्य सरकार को एडवाइस देता है जो भी मैटर्स होते हैं कानून से रिलेटेड उन पर। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जो अभी हमने बात करी थी महान्यायवादी की, सो वहाँ पर सारी चीज़ें अपहोल्ड कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब पद धारण उसको करना है, कब तक करना है, क्या करना है, तो वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। उसका वेतन भत्ते वो सब कुछ राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। सिमिलरली अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, प्रदेशों की, राज्यों की, तो उसमें राज्यपाल के पास ये पावर होती है और वो महाधिवक्ता से रिलेटेड। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 88 में अभी कथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है वो बोले और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग ले, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उसकी प्रोसीडिंग्स में वो शामिल हो सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं और इन्हें जो है सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये जो है अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी आपको समझ में आ गया कि ये इनका काम क्या है, ये जो है हेल्प करेंगे अटॉर्नी जनरल को। इसके बाद एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता, ये राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। और आर्टिकल 165(2) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। आर्टिकल 165(1) की बात करें तो वह जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और आर्टिकल 165(3) की बात करें तो वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। इसके बाद महान्यायवादी, इसके कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं उसके पास। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, राष्ट्रपति ही उसको डिसाइड करते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे आज के अपने सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी होगी। वो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।